लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग के दौरान मुहर्रम का जिक्र किया था। पहले मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाती थी, लेकिन आज मुहर्रम मनाया जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलता। योगी आदित्यनाथ ने अभी ये कहा था कि उसके कुछ घंटे के बाद ही लखनऊ से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर अमेठी में बवाल हुआ, जिसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाई। मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की। शहर के मुसाफिर खाना इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और जैसे ही जुलूस मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने पहुंचा तो उसी के अंदर शामिल कुछ लड़कों ने आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। काफी देर तक वहां पर नारेबाजी होती रही। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की या नहीं की, ये तो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भला जाने। लेकिन नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जरूर हरकत में आई है। अब अमेठी में एक विवादित नारा लगा तो गूंज दिल्ली तक पहुंची। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किला जब अखाड़ा बना। कोल्हापुर का विशालगढ़ का किला, ये वो किला है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी शरण ली थी। वो विशालगढ़ का किला कल उपद्रवियों के लिए अखाड़े का केंद्र बन गया। जमकर तोड़फोड़ हुई, एक घर को आग के हवाले कर दिया गया, कई घरों में पथराव हुआ। संगीत रागी जी, स्थिति तो ये हो गई कि पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति हो गई कि तलवारबाजी जब हुई तो इसकी जद में पुलिस वाले भी आ गए। विशालगढ़ किले में हजरत सैयद मलिक रेहान और मीर साहब की दरगाह और साथ ही एक मस्जिद है, लेकिन इसी के पास अवैध तरीके से धीरे 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 करके अतिक्रमण ऐसा फैला कि ये हजारों वर्ग के दायरे में फैल चुका है। अब हिंदूवादी संगठन वहां पर इकट्ठा हुए और जब अपोज किया गया तो फिर वही मसला जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहिए, लेकिन वही तस्वीर आई सामने। मुझे लगता है कि इसको बड़े लेंस में देखने की आवश्यकता है। ये तो होगा, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं, अतिक्रमण होगा या आमने सामने हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीजें होंगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। दो कारणों से मैं ऐसा कह रहा हूं। एक तो ऐतिहासिक कारण है, भारत एक अकेला देश है, अकेला देश में बता रहा हूं। इस्लाम जहां जहां गया पूरे उस दूसरी सभ्यता को उसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। अकेला पूरा वेस्ट एशिया, पूरा जो सेंट्रल एशिया आप देख रहे हैं, पूरा खत्म किया। अकेला भारत एक देश है जहां पर इस्लाम के शासन के बावजूद हिंदू खत्म नहीं हुआ, हिंदू मेजॉरिटी खत्म नहीं हुई। और आपने देखा होगा कि हमारे प्रतीक पुरुष से साथ संघर्ष है, हमारे टेम्पल्स को लेकर के संघर्ष है, दोनों की सभ्यता और संस्कृति को लेकर के संघर्ष है। यही कारण था कि पाकिस्तान के निर्माण में एक बहुत बड़ा तर्क दिया गया था। अब सवाल यह है कि आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी हमेशा डोमिनेट करना चाहती है। अब कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि इस देश में मुस्लिम बहुल आकर के और मुस्लिम आइडेंटिटी असर्ट करे। कोई मेजॉरिटी नहीं चाहेगा कि आने वाले दिनों में वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए। कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि उसके मंदिरों को जो तोड़ करके और मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया, हम उसे रिक्लेम न करें। आने वाले दिनों में जितनी जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ेगी, मुस्लिम असर्शन भी राजनीति में होगा और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होगा। नतीजा आपके सामने आएगा। जहां जहां वो मेजॉरिटी में हैं, जहां जहां वो उनकी संख्या बढ़ी है, वो मामले, वो जगह जो हैं वो सेंसिटिव थाने हो जाते हैं। वहां पर इस प्रकार की चीजें देखने को आती है। और उत्तर प्रदेश में खासकर से अब तक योगी जी का दबदबा कायम था और इस प्रकार के नारों की आपको कमी दिखाई दे रही थी। यही उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव का शासन था तो ऐसे नारे जो है वो आम बातें थी और हिंदुओं को लगभग डर करके रहना पड़ता था। मेरठ के अंदर चाहे चले जाएं, मुजफ्फरपुर के चले जाएं, या जिन स्थानों पर मुस्लिम डोमिनेशन है वहां पर लगभग हिंदुओं की वही स्थिति थी। आज यदि अमेठी में इस प्रकार की है तो इसके बारे में बहुत पहले से इस बात की चर्चा की जा रही थी। 2022 का जब चुनाव उत्तर प्रदेश में था तो भी यही कहा जा रहा था कि देखिए
यदि अखिलेश यादव का शासन आ गया तब हम बताएंगे, ऐसा अफसरों को, पुलिस अफसरों को धमकाया जाता था। और संभवतः वो कारण था कि हिंदू एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी और योगी जी के समर्थन में आकर के खड़े हुए और 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि यदि समाजवादी पार्टी जीतती है तो एक तबका ऐसा है, उसमें इसी प्रकार की चीजें, अतिरेकता और इसी प्रकार की उच्छृंखलता आने वाले दिनों में देखने को मिल रही है। और उसका प्रदर्शन जो है वो आप देख रहे हैं यहां पर हो रहा है। जहां तक वहां की बात है, दरगाह कोल्हापुर की बात है, इसमें कोई दे रहे हैं। मैं जाकर के देख रहा हूं, रामेश्वरम में जाकर के अतिक्रमण है। आप सोमनाथ चले जाइए, द्वारका चले जाइए, वहां पर अतिक्रमण है। मीनाक्षी टेंपल चले जाइए, वहां पर जाकर के अतिक्रमण है। तो आखिर ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ यदि हिंदू समाज उठकर के खड़ा नहीं होगा तो क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। ऐसी चीजों को एसर्ट यदि हिंदू समाज नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में और ऐसे अतिक्रमण बढ़ेंगे। दोनों की तुलना अंतर करना पड़ेगा। देखिए, आप अतिक्रमण की बात करें, मैं तो इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी ढूंढ रही हूं। अब ये कोल्हापुर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो समीर जी, वो जगह है जहां बीजेपी का वोट बैंक खिसका है। एक तरफ महाराष्ट्र में इलेक्शन नजदीक है, छगन भुजबल जैसे नेता वो शरद पवार के साथ जाकर मुलाकात करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ब्लॉक का वोट बैंक तो जो है वो बढ़ रहा है, उनका ओबीसी का वोट बैंक, उनका मराठा वोट बैंक, लेकिन बीजेपी का जो अपना कोर वोट बैंक था वो तो दरक रहा है। उसके बीच में इस तरीके की खबरों का सामने आना और कोल्हापुर जैसी जगह से सामने आना, क्या बिटवीन द लाइन्स कुछ और हमें पढ़ने की जरूरत है? देखिए, कोल्हापुर तो हमेशा संवेदनशील एरिया रहा है, हमेशा वहाँ पर इस तरीके से सांप्रदायिक तनाव रहता है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर एक जो औरंगजेब को लेकर एक बहुत बड़ा नफरत का माहौल है। वहाँ पर शिवाजी को लेकर जो वहाँ पर जो सम्मान है और औरंगजेब को लेकर जो नफरत का वहाँ पर माहौल है, तो वहाँ पर मराठा वर्ग बनाम मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है और लगातार वो छिटपुट घटनाएं होती रही है। यह जो अभी घटना घटी है कोल्हापुर में, वो भी इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की जब 5 साल रही सरकार, देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर सामाजिक समरसता के लिए जिस तरीके से काम किया, दोनों समुदायों के बीच में जिस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर वहां पर शासन चलाया था, और जमीनी स्तर पर किसी तरह का दंगा नहीं होता था। कांग्रेस ने लगातार विपक्ष में रहकर जिस तरह लोगों को भड़काया, और जब 1.5 साल के लिए कांग्रेस की जब सरकार आई थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस समय लगातार अतिक्रमण मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खासकर किले, जो पुराने किले रहे, वहां पर करते रहे। और लगातार संभाजी सिंधिया जो ने वहां पर आपत्ति दर्ज की, शिवाजी के वंशजों ने आपत्ति दर्ज की, भोसले कम्युनिटी ने उसकी आपत्ति दर्ज की, और लगातार मराठा कम्युनिटी इसकी आपत्ति दर्ज करा रहा था कि महाराष्ट्र में एक टारगेट एरिया कर किले, जितने बड़े पुराने किले शिवाजी के नाम से जो जाने जाते हैं और जिन्हें शिवाजी ने मुगलों से जीता था, उन किलों पर फिर से तैयारी करके अतिक्रमण किया जा रहा है, दरगाह बनाई जा रही है। केंद्र की कांग्रेस की सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर थी, उसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उद्धव ठाकरे ने उसे नजरअंदाज किया, और अब यह कारण हो रहा है कि अब हिंदू संगठन वहां पर जाकर वह अतिक्रमण जो हटाने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पर तो अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, इन्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, और इसे जितने जगह इस तरीके से जो दरगाह पर अतिक्रमण कर दिया गया और जमीन पर अतिक्रमण करके दरगाह बनाई गई है, जिस तरीके से वहां पर एक सुनियोजित साजिश चल रही है कि आप दरगाह बना दो रातों रात और सुबह उसकी बाउंड्री वॉल बना दो और बता दो कि हमारी दरगाह है। सरकार को ध्यान देखना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा खेल हो रहा है, उत्तराखंड में भी इस तरह का हो रहा था, वहां सरकार के ध्यान में आ गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते और देवेंद्र फडणवीस के रहते, अगर इस तरह की घटना घट रही है तो चिंता की बात है। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये हर्षवर्धन जी, इतनी ही बात है, अतिक्रमण की बात है या वोट बैंक की बात है, बीजेपी कोशिश कर रही है जितना उनका वोट बैंक खिसक गया है, फिर चाहे वो ओबीसी का हो, आरक्षण का मसला भी, मैं छगन भुजबल का नाम लिया, एक दिन पहले जो शरद पवार पर आरोप लगा रहे थे आरक्षण को लेकर, उन्हीं से मिलने के लिए चले जाते हैं। नहीं, देखिए, ये दोनों मसले बिल्कुल अलग हैं। ये ठीक बात है कि जिस तरह से छगन भुजबल गए हैं, और मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि अजीत पवार किसी भी दिन जाएंगे, चाचा जी का पैर छुएंगे, कहानी बदल जाएगी।
तो ये तो कभी भी हो सकता है। और छगन भुजबल जा रहे हैं तो छगन भुजबल लंबे समय से, चूंकि वो मराठा आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, लगातार वो मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ बोल रहे हैं, और अभी फिर चुनाव आते ही ये मुद्दा बढ़ेगा, तो एक तरह से उसको उस तरह से भी देखा जा रहा है। और जो मैं खबरों में देख रहा था कि मतलब कोई ऐसा नहीं था, कोई तय करके मुलाकात नहीं हुई थी, अब उसमें क्या बातचीत हुई, क्या कुछ है, वो आगे निकल कर। इसका दूसरा पहलू जो है, क्या किसी भी वजह से किसी हिंदू स्थान पर या किसी जगह पर कोई मुस्लिम अतिक्रमण का मसला आता है तो हम उसको उठाने पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना पोलराइजेशन कर रही है, ये नैरेटिव बनता है। मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज है जहां भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने के लिए कह रही है किसी मुस्लिम स्थान पर? दोनों में फर्क है। अगर कोई मुसलमानों का स्थान है और बीजेपी वहां जाकर कह रही कि कब्जा करो, तो मैं कहूंगा ठीक है कि भाई आप उसको कम्युनल कह दीजिए। लेकिन अगर किसी जगह पर कोई विवाद है और उसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू पक्ष से उठा रही है और उसको कम्युनल कहना, मैं इस नैरेटिव शब्दावली के खिलाफ जाता हूं। तो दूसरा ये कि क्या ये चुनाव के आते समय ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं? क्या चुनाव आ रहा है या चुनाव के तुरंत बाद कोई जो राजनीतिक तौर पर हम कहते हैं कि सांसद कौन जीता, किस तरह से नैरेटिव खड़ा हो रहा है, क्या उसकी वजह से ये सब होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो अभी विधानसभा चुनाव भी आने हैं और लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए वो कहा जा रहा है कि वे देखिए नतीजे बदल गए। उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना को मुसलमानों ने जमकर वोट किया है। यह भी अपने आप में चमत्कार वाली बात है कि जिन बाला साहब ठाकरे जो कहते थे कि हमारे लड़कों ने, हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी गिरा दी, आज उनकी पार्टी को दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह का रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिकल वोट बैंक हो रही है, उसका एक प्रमाण ये दिखता है। आपने देखिए मराठा आरक्षण की भी बात की, तो खबर एक इससे भी जुड़ी हुई है। मराठा आरक्षण के लिए अब 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले हैं पाटिल साहब। अब वो कह रहे हैं वो जल्दी मुंबई पहुंचने वाला हूं और अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान कर दिया। तो बिल्कुल पूरा राजनीति विधानसभा चुनाव देखकर ही हो रहा है। पहले मुझे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ की सियासत गर्म हो गई है। मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जरांगे ने कहा है कि अगर सरकार 13 जुलाई की रात तक आरक्षण देने में असफल रहती है तो 20 जुलाई को आंदोलन फिर से शुरू होगा। आरक्षण को लेकर छिड़े बिल्कुल राज्य के अंदर ओबीसी बनाम मराठा की लड़ाई चली हुई है। और देखिए अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके अंदर भी पर्दे के पीछे रहकर जिस तरीके से छगन भुजबल ने ओबीसी समुदाय को उकसाया है, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से कहा था कि ओबीसी का पक्ष सरकार देख नहीं रही है और मराठाओं के हितों की चिंता कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि काश अगर कोई ओबीसी मुख्यमंत्री होता तो मराठा ओबीसी का हितों का ध्यान रखा जाता। तो वो सीधे सीधे ये कहना चाह रहे थे कि किसी ओबीसी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। आपने एकनाथ शिंदे मराठा को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने दूसरे अजित पवार मराठा को उप मुख्यमंत्री बना दिया, आपने किसी ओबीसी को बड़े पद पे दे नहीं रहे। तो मुझे लग रहा है कि छगन भुजबल जैसे लोग जो ओबीसी की राजनीति करते हैं वहां पर वो मराठा बनाम ओबीसी में आग डालने का काम कर रहे हैं। और मनोज छगन भुजबल की बात करें, उन्होंने जो कहा एक बार वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। मैंने उनको सारी बातें बता दी है कि राज्य भर में जो है ये मराठा खिलाफ ओबीसी और पिछड़े जो है ये झगड़ा शुरू है। कई जगह पर जो है एक दूसरे के ऊपर बायकॉट कर रहे हैं। वो कहता है कि इसके होटल में नहीं जाएंगे, वो कहता है कि उसके शादी में नहीं जाएंगे, और कई जगह तो जो मारामारी जो है झगड़े फसाद हो रहे हैं। और हो सकता है ये अगर ऐसा ही बढ़ता जाए तो एक दिन जो है राज्य में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है आगजनी हो सकती है, जाने जा सकती है। और फिर ऐसे हालत में मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है, ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए और ये कैसे शांत होगा राज्य ये देखना चाहिए। ना इसमें कोई सियासत है, ना पॉलिटिक्स, नथिंग। राज्य में जो है जो गरीब लोग हैं एक दूसरे के खिलाफ ना जाए, झगड़ा फसाद ना हो, और ये ओबीसी का और मराठा समाज का ये जो शुरू है ये कैसे भी झगड़ा खत्म कैसे हो वो देखना चाहिए।
ये जो छगन भुजबल जी कह रहे हैं अवधेश जी, तो ये सारी बातें तो इन्हें एकनाथ शिंदे जी को जाकर कहनी चाहिए थी कि कैसे शांति होगी, या फिर ये बात वो अजीत पवार को जाके कहते, वो शरद पवार से जाकर बात करें। सरकार में शरद पवार हैं या इधर अजीत पवार हैं? वो एक संकेत है उनका कि उनका मन इस समय किधर है, वो क्या करना चाहते हैं। और इस समय ओबीसी के नेता बनने की उनकी भी भूख जगी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को और शिवसेना शिंदे को अगर सीटें कम आई है तो अनेक लोगों की महत्वाकांक्षा जगई है। लेकिन मैं थोड़ा तीनों घटनाओं को साथ मिला के आपके पॉलिटिकल बात का जवाब दूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है और कोल्हापुर में जो कुछ हुआ है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आने से इन दोनों राज्यों में किस एलिमेंट्स का हौसला बढ़ा है। ये हमेशा किस एलिमेंट्स का हौसला बढ़ा है, क्योंकि ये जो यहाँ का अमेठी का जो हमने नारा देखा है, विवादित नारा नहीं है। ये नारा तो सीधे सीधे मजहबी उन्माद दंगा भड़काने वाला नारा है। इसको विवादित नहीं कहते हैं कि भारत में रहना होगा। और कोल्हापुर का जो आपने बताया है, समीर जी वहाँ के हैं, मतलब महाराष्ट्र के हैं। तो समीर जी जानते हैं कि 13 जुलाई को हर वर्ष कोल्हापुर में उस किले की मुक्ति का दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 13 जुलाई 1660 को ही शिवाजी वहां पहुंचे थे, उनके लिए बड़ा युद्ध हुआ था। और वो जो अंदर का दरगाह है, इस कार्यक्रम की घोषणा पहले से थी। वो अहिंसक कार्यक्रम था, कोई एक डंडा लेके भी नहीं गया था। छत्रपति संभाजी उसका नेतृत्व कर रहे थे। ये दूसरे पक्ष ने जाकर के उसको रोका और हमले किए हैं। तो इस समय भारत में आप देखेंगे कि एक प्रवृत्ति मुसलमानों के अंदर पैदा की गई है कि अगर अपना मजहब अस्तित्व बचाना है तो जहां भी ऐसे हो वहां केवल विरोध करने से नहीं होगा, बिल्कुल सीधे सीधे टकराव। और वो हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से कभी हनुमान जयंती पर उस प्रकार से सघन हमले हैं, रामनवमी के जुलूस पर हमले हैं, नव वर्ष पर हमले हैं, और सीधा एकदम लड़ो। और उसके लिए एक बड़े वर्ग को भड़काया जा चुका है और लड़ने की तैयारी होती है। छतों पर आपको पेट्रोल बम से लेकर के एक एक जगह पर और पत्थर मिल जाते हैं जो वहां भी मिल रहे हैं। तो वो स्थिति इस समय महाराष्ट्र की एक सीरियस इशू है। इसका समाधान ठीक से करना पड़ेगा और ऐसे एलिमेंट्स को दबा के, और जो उसमें हिंदू तत्व है उनको अगर हिंसक नहीं है तो उनको थोड़ी शक्ति देने की जरूरत है। जो ये है, इस समय देखिए, इस समय हमारे देश में एक नैरेटिव चला हुआ है हिंदू समाज को बांटने का। और उस नैरेटिव का इस समय कौन कौन चेहरा है, कौन मराठा के नाम पर, कौन ओबीसी के नाम पर, कौन दलित के नाम पर, कौन आरक्षण खत्म होने के नाम पर कहां क्या कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, वो इस समय पहचानना कठिन है। सामान्य तौर पर यह लगता है कि चूंकि मराठा का आरक्षण की मांग हुई है, विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया हुआ है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा हुआ है कि मराठा आरक्षण से हम पिछड़ों का हक नहीं मरने देंगे, उनका कमिटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बावजूद एक व्यक्ति जो दूसरी ओर है और निकल के अगर वहां जा रहा है तो इसका संदेश क्या है? क्या वो ये दिखाना चाहता है कि अभी भी जो है शरद पवार ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, इन्हीं के मार्ग निर्देश में हम आगे काम करेंगे, इनको हमारे साथ आना चाहिए? अगर ये है तो फिर आने वाले समय के लिए, लेकिन एक छोटी बात है इस समय, मूल बात यह है कि तीनों घटनाओं को अगर मिला के देखिए, और लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान खत्म होने का, और देश के मुसलमानों ने जो एक जगह जगह से इस बार फतवा जैसा जारी हुआ था, पहली बार हमने मतलब 1947 के बाद देखा है कि चुनाव को, मतदान को इस्लाम मजहब से जोड़ा गया। पहले भी बीजेपी के खिलाफ रणनीतिक मतदान करते थे, लेकिन इस बार तो ऐसे वीडियो चल रहे थे मस्जिदों में कि तुम्हारा ईमान नहीं कहता है कि तुम बीजेपी को वोट दो, यह हमारे दीन का सवाल है। उसका एक विस्तारित रूप उधर दिख रहा है। जातियों के आधार पर भारत को तोड़ने का एक उधर दिख रहा है। अब उसमें कौन कहां क्या कर रहा है, वोट के नाम जाति पर वाले इकट्ठा नैरेटिव, करना। लेकिन ये जो बात आपने एक पर्सपेक्टिव रखा समीर जी, एक पर्सपेक्टिव वो जो उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता खुलकर बोला कि भाई संगठन ऊपर है, सरकार बाद में है। यहाँ पर अब छगन भुजबल कह रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वाकई में एक सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। और दोनों ही राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, यहाँ पर क्या स्थिति रही है बीजेपी की, ये जग जाहिर है। और अब तो चुनाव, देखिए, जब भी राजनीति की बात आती है तो ओबीसी नेता पहले अपनी राजनीति देखते हैं, बाद में जाति देखते हैं। अगर महाराष्ट्र भी आप देखोगे तो छगन भुजबल और गोपीनाथ मुंडे अलग अलग पार्टी की राजनीति करते हैं। आपके पास तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना महाराष्ट्र की, पर्दे के पीछे किसकी बात चल रही है, किससे चल रही है? तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, महाराष्ट्र के अंदर उस समय छगन भुजबल और गोपीनाथ मुंडे मिलकर काम करते थे जब ओबीसी की बात आती थी। आज महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आया और जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से खिसक कर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के पास चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वोट बैंक को कैसे रोका जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर हमेशा
मराठाओं के अलावा ओबीसी का वोट बैंक अपना एक तैयार किया था, जिसे माधव फार्मूला कहते थे, माधव फार्मूला था वहां पर, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था। अब वो जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का टूटते हुए दिख रहा है, और यही कारण है कि बीड में गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे चुनाव हार जाती है, जहां जो उनका इतना स्ट्रांग होल्ड था, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो मराठा लीडर्स थे, मराठा कार्यकर्ता थे, उन्होंने जातिगत को ध्यान रखते हुए मराठाओं ने मराठा को वोट किया, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और उसके कारण वहां पर मुंडे को हारना पड़ा। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र के अंदर अब पार्टी की राजनीति कम हो रही है, अपनी जाति की राजनीति हो रही है, कि जहां अपनी जाति को उम्मीदवार है उसको देंगे, भले ही वो हमारे विरोधी पार्टी का होगा। यह एक नया ट्रेंड महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। अगर यह ट्रेंड विधानसभा चुनाव तक कंटिन्यू रहता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये लग रहा है सर कि ये एक जाति वाला ट्रैप है संगीत जी, कि ये ट्रैप जिसमें बीजेपी यूपी में भी फंसी, बीजेपी महाराष्ट्र में भी फंसी, अब विधानसभा चुनाव आने हैं, इस ट्रैप से निकलेगी कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी जाति और आरक्षण की जो राजनीति है उस ट्रैप में फंसी हुई है, और उसे निकलने का कोई रास्ता अभी नहीं दिख रहा है। जब तक हिंदुत्व के एजेंडे पर खड़ी थी, जब तक हिंदुत्व का एजेंडा डोमिनेट करता था, तब तक ये चीज़ें सब सबसाइड करती हैं। लेकिन जैसे ही जाति और जातीय आरक्षण, जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट रूप से आकर के बात कहने से हमेशा बचती रही। देखिए, जब जातीय जनगणना की बात आई तो जातीय जनगणना एक ऐसे बाहियात चीज था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, राजीव गांधी ने भी विरोध किया था। लेकिन नीतीश कुमार से के साथ रहने की मजबूरी हो, चाहे जिस भी कारण हो, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में उसका खुल करके विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उसके साथ हैं। रेजोल्यूशन फाइनली जाकर के वहां पर पास करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और उसके साथ खड़ी हुई। आज तक मुझे यह नहीं समझ में आया है कि जातियों की जनगणना से सामाजिक नीति बनाने का और खासकर से आरक्षण की नीति को लागू करने का कौन सा तर्क इसमें लागू होता है, या कोई आर्थिक नीति बनाने में जातियों की जनगणना कहां से काम में आती है। उसके लिए तो मुझे कहीं से कोई कारण नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस तर्क को काट नहीं पाई, और उसको बार बार ये पूरा लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी इससे हटना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इससे मुकरना चाहती है। और ये नैरेटिव जो है वो बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरीके से काम किया है। इस चीज को हमको मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में हम चलते हैं, मराठा और ओबीसी की लड़ाई जो है वो, यदि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रहती कि हम मराठों को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी की कीमत पर हम नहीं देना चाहते और ओबीसी के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें। अब 50% का मामला जो है, 50% के आरक्षण को बिना खत्म किए हुए भारतीय जनता पार्टी इस मकड़जाल को, इस तिकड़म को कैसे सुनिश्चित कर पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक वैसा ही सवाल है कि क्या संविधान की जो शेड्यूल है उसमें ला करके, मराठा आरक्षण को ला करके और केंद्र को ये रिकमेंड करेगी कि आप इसको 7 शेड्यूल के अंदर ले आइए ताकि वो जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाए। ऐसा करने का काम करेगी क्या? ऐसी स्थिति होती है तो क्या, यदि बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में ऐसी मांगे नहीं उठेगी? ऐसी बात होती है तो क्या जाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी बातें नहीं उठती हैं? ये एक प्रकार का फिर जो है वो मंडल 3 आंदोलन के तौर पर आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है। इसकी संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सके। राहुल गांधी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए ये केरोसिन ऑयल और माचिस लेकर के चारों ओर घूम रहे हैं। ये आरक्षण की नीति, उनको पता है कि जाति एक ऐसा फैक्टर है उसको यदि हमने तेज कर दिया, यदि जातियों में पोलराइजेशन हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उससे बेहतर कोई और उपाय हो नहीं सकता है। विकास के एजेंडे पर, भ्रष्टाचार के एजेंडे पर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर सकते हैं। राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर
आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर सकते हैं। देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर सकते हैं। एक वो कमजोर कड़ी है जहां भारतीय जनता पार्टी एक और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चाह करके सोशल इंजीनियरिंग भी चाहती है, समरसता भी चाहती है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो जातियों को लड़ाने में उनको लगता है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे साथ खड़ा हो जाएगा और एक जातियों का एक डोमिनेंट कास्ट यदि हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में आसानी होगी। एक ने घासलेट डाला, दूसरे ने माचिस रख ली। हाँ जी, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो अभिमन्यु जैसी हो गई है कि जाति के चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया, बाहर कैसे निकले भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति तो शुरू कर दी जाति की, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इतनी उलझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले फिलहाल इसके जंजाल से निकलना बहुत मुश्किल है। ये उसी तरीके से है सर कि अगर आज भी हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी आ जाए, देखिए हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जातीय सीमाएं और जातीय जो ला नहीं पा रही है ना सर। वो नीचे पड़ गया है। हम लोगों ने हर चुनाव में देखा है सर, वो बीजेपी की समस्या वो ला नहीं पा रही है और इसलिए वो फंसी हुई है। और वही बात में कहना चाहते वो जो कह रहे हैं ना कि घासलेट लिए जा रहे हैं, माचिस लेकर चल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी काशी और मथुरा को उठाने के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड कानून को खत्म करने के लिए तैयार होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूजा अधिनियम था उसको खत्म करने के लिए तैयार होगी? आज की स्थिति वैसी नहीं रह गई है।